तो जो आपने जो सुझाव दिए हैं अ, पतंजलि किसान सभा समिति और जोगाहर कार्यक्रम में मुझे इसलिए मुझे बहुत खुशी लग रहा है और इस मंच पर जो मौका आज मुझे दिए हैं दिनेश जी, इसलिए आपको भी मेरा नमस्कार और इसमें जितना लोग जो जोड़ित हुए सबको भी मेरा नमस्कार और जय जगन्नाथ। मैं एक छोटा गांव से मेरा जन्म हुआ था, एक किसान परिवार से। तो उसके बाद जो मैं 2011 से अ, एक हर्षा ट्रस्ट नाम एक एनजीओ में काम करने का शुरू किया हूँ। तो मैं इसमें 3-4 बात बोलूँगा, मैं कैसे काम सीखा हूँ, कैसे किया हूँ और अभी क्या कर रहा हूँ और आगे मेरा प्लान क्या है। तो पहले है मैं कैसे सीखा हूँ इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। ये हर्षा ट्रस्ट जो एनजीओ है वो उनका प्रोजेक्ट था, मैं 2011 से 2014 तक वहाँ से काम किया। अ, तो उसमें मेरा 2 प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि नाबार्ड का वाडी प्रोजेक्ट और दूसरे है एक्सिस बैंक फाउंडेशन का अ, वेजिटेबल कल्टीवेशन और बाकी तो था गवर्नमेंट का जो हमारा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इस प्रोग्राम को लिंकेज करके हम लोग गाँव के लोग के लिए कर रहे थे। इस समय में मुझे जैविक खेती के बारे में मुझे सीखना मिला और जैसा आजकल जैसा बोलते हैं कि पाठशाला जैसा मुझे वहाँ से काम सीखने का मिल रहा था। हमको हमारा टीम लीडर जो निगमानंद बेहरा जी वहाँ से थे, मेरा गुरुजी जैसा ही है। वो कुछ-कुछ हमको भी ट्रेनिंग डायरेक्ट ट्रेनिंग मिल रहा था और कुछ-कुछ उनको जो ट्रेनिंग मिल रहा था हमको ऑफिस में ट्रेनिंग दे रहे थे। इसको हम लोग अ, दैनिक लोगों के पास गाँव लोग के साथ ही हम करके-करके सीख गए। उसके बाद मेरा 2014 से मेरा जिंदल कंपनी में नौकरी हो गया। जिंदल कंपनी में नौकरी होने के बाद मैं हर्षद ट्रस्ट छोड़ा। लेकिन यहाँ से मुझे बहुत सब कुछ मिला है जिंदल कंपनी के तरफ से। फिर भी मेरा प्राकृतिक खेती के मैं छोड़ नहीं पाया। हमारा गाँव इसलिए मैं क्या ना मेरा पेशा है जिंदल कंपनी का, अभी मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन निशा है जैविक कृषि। इस जैविक कृषि को हमारा खुद का ज़मीन में कर रहा हूँ और हमारा ओडिशा में जहाँ-जहाँ ट्रेनिंग देने के लिए बोलते हैं, तो ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही, मैं किसी से पैसा नहीं लेता। और दूसरी बात है, मैं बहुत ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ भी जड़ित हूँ। अ, कलिंग भारती फाउंडेशन ओडिशा के बड़ा ही नाम है और उत्कलीय सांस्कृतिक परिषद है ऐसा। उसके साथ ऑनलाइन से हमारा फेसबुक लाइव कार्यक्रम आता है, वहाँ से भी एक कार्यक्रम करता हूँ और धीरे-धीरे मुझे जैविक कृषि के नाम से बहुत लोग जो जाने, इसलिए मुझे बहुत खुशी भी लगा। इसलिए तो आज मैं जैविक कृषि के बारे में जो मुझे मौका दिया गया है तो इसके बारे में बोलूँगा। पहला जैविक कृषि कैसे किया जाता है, उसको कैसा प्रॉफ़िट हो रहे हैं और लोग को उसमें अच्छा से कैसा जो फल हो रहे उनका क्या है? तो जैविक खेती करने के लिए तो मैं हांडी खत से शुरू करूँगा। हांडी खत के बारे में आप लोग को सबको पता हो सकता है। तो हांडी खत एक ऐसा चीज़ है जो कि वो यदि वेजिटेबल के बारे में देखा जाए, ये बहुत अच्छा ही है। उसको 2 फ़ायदा है, एक है जो भी खेती-बाड़ी में पोक कीड़ा के जो रोग अटैक करेंगे उसको यदि स्प्रे किया जाए तो उसमें लाभदायक होगा। अ, हांडी खत में पहला लगता है जैविक कृषि के एक सबसे बड़ा चीज़ है जो कि गौ माता हमारा। गौ माता के बिना हम जैविक कृषि करने के सोचना इतना अच्छा संभव नहीं है मेरा हिसाब से। हम जो भी जैविक कृषि करेंगे गौ माता के बहुत ज़रूरी है। उनका ही जैसा 90% उनका ही रहता है। क्योंकि ना गौमूत्र और गोबर अ,
जो गौ माता से मिलता है। तो हांडी खत को हम लोग करने के लिए है पहले मिट्टी का जगह जो हांडी हो तो बहुत अच्छा है। यदि मिट्टी का बर्तन नहीं मिल रहा है बड़ा, तो प्लास्टिक में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ मिट्टी का ही पहले प्रेफ़रेंस करता हूँ, नहीं तो दूसरे भी बाल्टी हो कि ड्रम हो जो भी कर सकते हैं। इसमें क्या कि एक एक हांडी लिया जाता है, दूसरा है फ्रेश गोबर अ, और गौमूत्र और नीम का पत्ता, ये तो सारा सब जगह में मिलता है, और करंज का पत्ता और अरफ पत्ता और गुड़, ये मिला करके हम लोग उसको इकट्ठा करके हांडी में रख देंगे। नीम पत्ता और अरख पत्ता और जो करंज पत्ता को थोड़ा से कूट देना चाहिए। उन क्योंकि ना जो उनको यदि नहीं कूटेंगे तो बहुत दिन तक सड़ने के लिए लग जाएगा। उनको इकट्ठे कर देंगे, वो कुछ दिन के बाद 15 दिन 20 दिन के बाद वो सड़ जाएगा। उनको हम लोग 1 लीटर पानी में 15 एमएल एक सिरिंज में लेके भी हम हर 1 सप्ताह में यदि उनको स्प्रे किया जाएगा, तो हमारा किसी भी फसल में रोग पोक कीड़ा नहीं होगा। और आजकल तो आप लोग सब भी देखते हैं कि दुनिया में जो फर्टिलाइजर और केमिकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। इसके कारण से जो हमारा जो गैस बनता है और कैंसर जैसा बीमारी भी उपलब्ध है। लेकिन हमारा जैविक खेती के बारे में कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो और इसमें भी फसल का कुछ कमी नहीं हो रही। लोगों का मन में अभी माइंडसेट है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बिना खेती नहीं हो सकता है लोगों का। लेकिन मैं तो जितना भी हमारा घर से भी कर रहा हूँ और दूसरे जगह में जहाँ ट्रेनिंग देता हूँ, वो लोग जितना फर्टिलाइजर देने से भी जितना उपलब्ध हो रहा था, जैविक खेती के बारे में भी इतना हो रही। लेकिन जैविक खेती के शुरू से ही आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रोग कीड़ा की पोक लगने के बाद दवाई छींचने से वो काम नहीं करता है। उनको क्या कि ना डेली रूटीन जैसा ही वो काम करना चाहिए। और धान चाष में भी वो जो हमारा जीवामृत यदि यूज करेंगे तो धान चाष के बारे भी वो बहुत लाभदायक हो रहे। मैं मैं तो खुद ने ही किया हूँ, और ऐसा ही जीवामृत भी ऐसा बहुत सहज और सरल ही हो रहे। जीवामृत को प्रस्तुत करने के लिए भी ऐसा ही है, जो कि हमको यदि 1 एकड़ जमीन पर करना है तो स्वच्छ गाय का गोबर 20 केजी और गौमूत्र 10 केजी, और उसमें बेसन के जिसमें भी डाली जाती है फसल का उनका आटा 2 केजी, और 200 ग्राम गुड़, और 1 केजी दही। इसको मिला करके भी यदि हम लोग ड्रम में हो कि कि माटी हांडी में उसको बना जाएगा। उन्हें ओ, ओ, उनको एक छाई जगह में रखना है, धूप जगह में नहीं है। उनको छाई जगह के रखने दिन में 2 बार उनको एक डंडा में घुमाना है। एक बार यदि 10 बार ऐसा घुमा रहे तो और 10 बार ऐसा भी घुमाएंगे। ऐसा दिन में 2 बार करके वो 8-9 दिन में ही हो जाता है। इसमें सबसे जमी का जो उर्वरता बढ़ता है, जो अ, हम लोग तो जिया की केंचुआ जो बोलते हैं, कृषक का बंधु, उन्हें जमी में बहुत पैदा होते हैं और उन्हें लाभदायक होते हैं। ऐसा यदि हमारा धान के जो पेड़ी में भी
करना चाहोगे, 3 टाइम यदि जैविक कृषि ये जीवामृत यदि हम लोग यूज करेंगे, तो उनका बहुत ही फायदा हो रहे। लेकिन तो प्राकृतिक खेती के जैविक खेती करने के लिए एक ऐसा ही है कि मन को दृढ़ करना है और अच्छा से करना है। वो बहुत लोगों का मन में भी जे नहीं, हमारा मिट्टी तो अभी खराब हो गया, पहला साल नहीं होगा, लगेगा बहुत समय लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पहला साल भी अच्छा से कर रहे हैं तो थोड़ा हो तो कम हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं होगा। अ, इस प्रकार। और मेरा जो युवक लोग को, जो नौजवान है, जो कृषि क्षेत्र में करने के लिए जो चाहते हैं, उनको भी मेरा यही निवेदन है, जो आप लोग यदि जैविक कृषि करना चाहते हैं, तो पहला धीरे धीरे से ही शुरू करिए, और निकट में जहां पर भी जैविक खेती हो रहे उनको जाके देखना है। यूट्यूब में मिल जाता है बहुत सारा, लेकिन उसमें इतना आपको अच्छा सीखने का नहीं मिलेगा। जहाँ की जैविक खेती फील्ड को जाके देख के वो किसान भाइयों के साथ बातचीत करके आगे करने बहुत लाभदायक होगा। और जो भी खेती बाड़ी कर रहे, तो आजकल तो हमारा केंद्र सरकार भी बहुत सारा, और हर राज्य सरकार भी जैविक खेती के बारे में प्रोत्साहन देते हैं। उनके गवर्नमेंट अधिकारी का साथ भी यदि जड़ित हो के जाके उनका सरकार का सुविधा ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और देखिए, कृषि क्षेत्र एक ऐसा है कि प्राकृतिक के ऊपर से ही हम लोग निर्भर करना पड़ता है। हम जितना जितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन प्राकृतिक हाथ में ही रहता है। कभी बन्या, जो बाढ़ आ जाता है, कभी बत्या आ जाता है, तो इसमें थोड़ा कभी कभी नुकसान होता है। तो इसलिए हमको यदि कृषक भाई खुद का पैसा में लगाते हैं, तो जैसा बोला जाता है, मेरुदंड दहल जाता है। इसलिए हमको हर फसल में बीमा करना चाहिए। सरकार का व्यवस्था है, फसल बीमा योजना, केंद्र सरकार का भी है अभी। तो यदि हम लोग फसल बीमा योजना करेंगे, तो उसका भी लाभदायक हमारा होगा। लेकिन देखिए, यही एक है कि आजकल हाइब्रिड के ज्यादा फर्टिलाइजर दे के ही लोग जो भड़क रहे, ये ठीक है, लेकिन ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन वहां से जो हमारा जो खाद्य जो मिल रहे, शस्य मिल रहे, उसमें इतना गुणवत्ता नहीं है। यदि देखा जाए तो आजकल हमारा भारतवर्ष में खाद्य शस्य का अभाव नहीं है। जितना हमारा सरकार के पास मौजूद गेहूं हो, चावल हो, कि जो कुछ भी है, लेकिन अभाव क्या है, अभी गुणवत्ता नहीं है वो गेहूं और चावल में। क्योंकि ना वो उन्हें सब ज्यादा केमिकल यूज करके ही, और फर्टिलाइजर यूज करके। तो हमको यदि अच्छा स्वास्थ्य बनाना चाहेंगे, तो हमको जैविक खेती के बारे में, क्योंकि ना हमारा जो पूर्वजों जो कर रहे थे, उसके समय में इतना फर्टिलाइजर नहीं दे रहे थे। उसके समय में स्वास्थ्य सबका अच्छा था। बहुत सारा गांव में भी आप लोग भी देखे हैं कि 100 साल तक भी लोग बहुत अच्छा से ही जी रहे थे। लेकिन आजकल हमारा 15 साल का बच्चा और लड़का को भी गैस हो रही। तो इस प्रकार से, और वहां से हमको पता नहीं आता है, जो हाइब्रिड जो चाष कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा ही हमको एफर्ट भी देना पड़ता है, बहुत पैसा खर्चा होता है। जितना उत्पन्न होता है वहन से बहुत यदि देखा जाए। लेकिन जैविक खेती में
जैसा जीरो जीरो बजट तो नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कम से ही उन्हें हो रहे, वो सब हमारा हाथ का पांता में ही मिल रहे। तो मैं एक मेरा माँ का मेरा एक उदाहरण देता हूँ। 2020 में मेरा मम्मी का तबीयत बहुत रात में खराब हो गया था। रात 9 बजे मुझे गांव से फोन आया कि बोला गया जे तुम्हारा मम्मी का तबीयत खराब है। तो मैं जहां पर ऑनगोड डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, वहां से रात में जाने के लिए मेरा साधन सुविधा नहीं था, इसलिए मेरा दोस्त लोग को ही मैंने फोन किया, उन्हें मेरा मम्मी को मेडिकल लेके गए रात में। और सुबह उनको डॉक्टर सारे टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद मेरा चाची माँ मेरा माँ के साथ था। चाची माँ को बोले उनका तो बहुत सारा ही तकलीफ है, उनका घर का कोई है? तो उन्हें बोले उनका बेटा तो बाहर से है, आ रहे हैं। नहीं क्या है? नहीं, उनका घर का लोग को ही हम बता सकते हो, दूसरे को नहीं। तो उन्हें बोले कि मैं भी हूँ, उनका घर का ही हूँ, बताइए। तो उन्हें डॉक्टर ने मेरा माँ के बारे में बोले उनका लिवर खराब है और ब्लड कम है, और थोड़ा जॉन्डिस भी है, बहुत सारा अगड़ा बगड़ा बहुत सारा बोले। तो हम लोग भी चिंतित हो गए। तो फिर मैंने छुट्टी लेके गया। मम्मी को मैंने बोला जो भी है कोई टेंशन नहीं है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, साधारण परिवार में यदि प्रकृति में यदि लिवर का प्रॉब्लम है तो क्या है। इसलिए हमारा घर से ही जो जमीन था, जमीन पर ही मेरा बीबी भी वहां से खेतीबाड़ी करने के लिए शुरू कर दिए। जो आजकल सरकार का जो न्यूट्री गार्डन चल रहे है सारे भारतवर्ष में, जो न्यूट्री गार्डन से हिसाब से हम लोग खेतीबाड़ी शुरू कर दिए। वहां से लगभग 4-5 डिसमिल जगह में ही बहुत सब प्रकार वेजिटेबल, बैगन से टमाटो से लेके 14-15 प्रकार, हर प्रकार वेजिटेबल। और वहां से पूरा संपूर्ण जैविक खेती में ही हम लोग किए। मेरा माता को मैंने बोला आप जैसा चावल खा रहे थे ज्यादा, अभी आप वेजिटेबल ज्यादा खाओ और चावल कम खाओ। मेरा माँ भी हमारा बात सुने। और एक एक रुपया भी हमारा पैसा अभी खर्चा नहीं हुआ। 2 साल से अभी तक मेरा मम्मी एक दिन भी मेडिकल नहीं गए। तो वो जैसा हमारा तो टॉनिक जैसा ही काम किया। तो इसलिए मैं सबको चाहता हूं यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, सुंदर जीवन यापन करना चाहते हैं तो जैविक खेती करना चाहिए। जैविक खेती के बारे में क्या ना, हमारा परिवेश भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य ही संपद बोला जाता है, जो कि यदि हमारा पास लाखों लाखों की करोड़ों पैसा भी है, लेकिन स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं है तो पैसा का कुछ भी मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए सुंदर स्वास्थ्य और सुंदर जीवन यापन करने के लिए हमको जैविक खेती करना पड़ेगा। जैविक खेती के बारे में हर चीज के बारे में, हर जो रोग के प्रति बीमारी के लिए हर टाइप ऑफ जैविक खेती का है। मैं तो अभी मट्टी हांडी का बात बोला हूँ, जैव जीवामृत के बारे बोला हूँ। इस ऐसा अग्निस्त्र भी है, ब्रह्मास्त्र है, निमास्त्र है, सारे प्रकार है। तो मैं कुछ बोलना भी चाहता हूँ, जो किसी का मन में कुछ सवाल है तो आप लोग भी करते हैं तो और अच्छा होता है। हाँ जी जो आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं उसके अलावा और क्या क्या खेती करते हैं, और ये और बीज मेरा कहाँ क्या, से लाते हैं खेती करने के लिए? ये सर अच्छा सवाल ही है। जो बीज है हमारा लोकल का है, जो बीज है उसको ही हम लोग करते हैं। और हमारा केला का बागान है, जो जी 9 अभी सारा भारतवर्ष में एक नंबर बोला जाता है। तो जी 9 जो वेराइटी हम लोग 2018 में ही किए थे, हमारा केला का बागान जो जी 9, वहां से हम लोग 80 डिसमिल जगह में किए थे। जिस जमीन एक बंजर जमीन था, ये मेरा ससुराल का जमीन था,
तो मेरा ससुराल को मैं और मेरा वाइफ ने बोलूं, वो जो जमीन पड़िया जमीन है उसको कुछ यदि केला का बागान किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्हें बोले इसमें तो 4 इंच ही सिर्फ मिट्टी है, बाकी तक तो जो माकड़ा पत्थर बोला जाता है हमारा उड़ीसा में घर प्रस्तुत किया जाता है, वही है, वो तो मिट्टी नहीं है, वैसे कैसे होगा ना। तो हम लोग बोले वहां से भी आ, और खराब जगह में हम लोग कलाहंडी में और कोरापुट में, तो मेरा बीबी में था कलाहंडी और कोरापुट में, तो कोरापुट में उसमें और खराब जगह में भी हम लोग सक्सेस किए हैं। आप खाली हाँ ही बोलना है तो हम लोग करेंगे। तो बहुत कष्ट से हमारा ससुर राजी हुए और हम लोग वहीं पर जो तालाब का मिट्टी 60 ट्रैक्टर हम लोग लाए, जो 60 ट्रैक्टर, उस मिट्टी को दे के और जैविक, संपूर्ण जैविक उपाय से ही हम लोग वहां से किए और सक्सेस भी हो गए। हम लोग वहां से केला के साथ इंटरक्रॉपिंग किए थे, इंटरक्रॉपिंग भी बहुत ही अच्छा हुआ। अ, और उसके साथ हम लोग आम का भी पौधा लगाए थे। तो G9 बहुत ही अच्छा जगह कि हमको एक परिचय मिला। मेरा बीबी का नाम है कनकन मंजरी महंतो और निकनेम सीमा, लेकिन अभी सबुज रानी सीमा उड़ीसा में उनको बोला जाता है। तो यही और इंटरक्रॉपिंग में भी जितना वेजिटेबल हम लोग किए थे, बहुत सारे बीन से लेके प्याज से लेके आलू से तो सब ही बहुत अच्छा हुआ था। इंटरक्रॉपिंग भी एक महत्वपूर्ण जौ के फसल करना है, यदि इंटरक्रॉपिंग भी बहुत अच्छा है। जी। और क्या धान की खेती आप करते हैं? क्योंकि उड़ीसा में बहुत हाँ, सारा धान धान होता का है। खेती में धान की खेती। देखिए, पारंपरिक से हमको क्या है कि ना अच्छा भी करना है और अभी हमारा स्थिति को मजबूत करने के लिए थोड़ा पैसा भी चाहिए। तो हमें दो टाइप, पिछले साल मैंने किया था, एक जो शुगर फ्री, अभी बहुत लोग चावल को खाने के लिए छोड़ दे रहे हैं जिसका शुगर है, तो इसलिए शुगर फ्री चावल मैंने धान के चाष किया था, उसमें भी मेरा सक्सेस। और बिरयानी, वो दो टाइप किया था, और एक भी हाइब्रिड किया था, उसमें भी मेरा 1 एकड़ जमीन पर आसपास 30 क्विंटल आया। तो जो लोग बोलते हैं धान जी। चाष में प्रॉफिट नहीं है, लेकिन धान चाष में भी प्रॉफिट है, लेकिन उनको थोड़ा पारंपरिक से हमको बाहर होके अच्छा से करना है, टाइम टेबल से सब कुछ। मैं तो 10 दिन का ही जो पेड़ी को रुपाया था, जिसमें हाथ में भी नहीं लग रहा था। आपको भी तो मैं कुछ फोटो भेजा था हम लोग। तो इसमें जितना जल्दी से ही धान को रोपा जाएगा इतना उनका अच्छा होगा। और भी सर, यदि किसी और दूसरे शाम को भी। हाँ, एक एक बात और है, उड़ीसा में हो गया, बंगाल में हो गया, कई जगह बहुत बार एक तो जैसे उड़ीसा की बात करें, बहुत बार सूखा भी हो जाता है और बहुत बार फ्लड भी आ जाता है। तो ऐसे हाँ, कुछ बीज हैं क्या जो कि फ्लड हो गया या साल्ट हो गया, ये टॉलरेंट हो इसमें? अ, देखिए ज्यादा दिन तक बाढ़ रहेगा तो नुकसान हो रहे हैं। नहीं तो हमारा देसी जो जो पेड़ी के धान, वहां से हमारा उपकूलवर्ती जो कि कोस्टल बेल्ट में 4 दिन 5 दिन तक भी बाढ़ में डूब के रहता है, फिर भी जो देसी प्रजाति है वो कुछ नुकसान नहीं होता है। 7 दिन तक भी मैंने देखा हूँ डूब के रहता है, कुछ नुकसान नहीं। लेकिन हाइब्रिड 1 दिन 2 दिन में ही उनका पूरा पूरा से पूरा नुकसान हो जाता है। जी। और अगर क्या अभी अगर आपके आसपास से, यानी आपके जो किचन गार्डन है या खेत, हाँ, कितना दूर है आप नहीं किचन, जहाँ पे बैठे हैं? नहीं अभी मैं सर क्या कि मैं जिंदल में नौकरी कर रहा हूँ। मैं अभी जिंदल में हूँ, मेरा घर से दूर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, जी। मैं और अन्य अन्य हाँ सर।
जी आदरणीय मुनीलाल जी कुछ पूछ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी, आपने एक सरल तरीके से आपने जो पहले बताया कि हमने कैसे सीखा, कैसे किया, और इस प्रकार की जो आपने जो था स्थिति अपने वर्णन की है, और अपने माताजी का जो घटना आपने बताई है, और यथार्थ हाँ सर। सत्य है यही। ये आपने जो जीवामृत बनाने का जो बताया कि हाँ इसमें सर। हम 200 ग्राम गुड़ डालते हैं, और जिस फसल में हम उसका प्रयोग करते हैं उसी फसल का आटा डालते हैं। ये हमें आज नई बात सुनने को मिली है, क्योंकि अन्य वक्ताओं ने ये बताया है कि हम 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, कोई भी दलहन का बेसन, और एक डाल करके उसको घुमा करके और हम फिर उपयोग करते हैं। आपने बताया 200 ग्राम गुड़ और उसी फसल का आटा, जिस फसल में हमें नहीं प्रयोग करना है, तो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं करने का कष्ट करें। नहीं सर, आप अच्छा ही सवाल पूछे। इसमें कोई नहीं, मैं तो हर समय में भी कभी चना का भी देता हूँ, कभी मूंग का भी दिया हूँ, और हर में ही रिजल्ट अच्छा ही आता है। और गुड़ सबसे कम दिया जाता है सर, गुड़ इतना नहीं। हम लोग तो गुड़ का सबसे कम ही। और एक एक चीज मैंने छोड़ दिया था, जो मिट्टी है, सजीव मिट्टी जो बोला जाता है, जिसमें केमिकल बड़ा जो पदा हम लोग एक वही उनका जो का मिट्टी, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो बड़ा बड़ा जो पेड़ रहता है, अस्वस्थ गछ का बरगद पीपल, बरगद पीपल हाँ का पेड़। हाँ सही सर, बरगछ और पीपल का नीचे का मिट्टी, वो भी मिट्टी ज्यादा नहीं है, एक ओंजड़ा से ही हो जाएगा, इतना ही हम लोग। लेकिन हम लोग हर समय देता हूँ गोबर और गौमूत्र को ज्यादा। यदि आप लोग थोड़ा से कम कम करके हिसाब पूछना चाहोगे कि ज्यादा समय में कि ज्यादा चीज में मैं बता सकता हूँ। मैं यदि गाय का गोबर 2 से 3 लीटर आप ले सकते हैं, और डाली का भी गुड़ है 500 ग्राम आप ले सकते हैं, और दही भी आप 500 ग्राम, और गुड़ 50 ग्राम से 100 ग्राम, और बोरगछ का कि जो पीपल के बोरगछ जो अस्तगछ, उसका एक औंजड़ा, इतना में भी ये कौम का हिसाब से इतना से भी पूरा अच्छा ही हमारा जो पेड़ पौधा जो होने के लिए 16 प्रकार जो हमारा न्यूट्रिएंट है, इसमें सब कुछ है सर। उन्हें मेरा जो मैंने किया था उसमें, एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी उनको टेस्ट किए थे, तो उन्हें सब कुछ था, उन्हें मुझे बहुत तारीफ किए थे सर। धन्यवाद। सदन में अगर किसी हमारे भाई का किसान भाई का कोई सवाल हो आदरणीय प्रदीप जी से, तो सादर स्वागत है, अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। हरजी ओम। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आदरणीय ठाकुरदास जी, हाँ जी, स्वागत है नमस्कार। आपका। मैं जानना चाहता हूँ, जो छोटी फसल हाँ सर। के लिए आप कह रहे जिसमें प्रयोग कर रहे हैं उसी का आटा डालना है, हो सकता है मैं सहमत हूँ उस पे। जैसे मान लो हमारे हिमाचल प्रदेश में ये ज्यादातर फोकस है बागवानी पर, हाँ उसमें सर। क्या यूज किया जाए? बागवानी जो आम का बागान के ना, कौन सा बागान में सेब 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 सर? सेब एप्पल। एप्पल। हाँ। सर सॉरी सर, मैं एप्पल के बारे में किया अभी तक मैंने किया नहीं हूँ। जिसके मैं आम का जो नाबार्ड का वाडी प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था, सबसे मेरा हम्म। आम का प्रोजेक्ट में लगभग 2-3 हजार लोगों का साथ मैंने काम किया हूँ। और हम लोग, हमारा जो नाबार्ड का वाडी प्रोजेक्ट था, वहां से आम बागान में सारा भारतवर्ष में 1 नंबर हम लोग थे सर। हमारा 97% सर्वाइवल था, जहाँ की 3% ओनली मोर्टेलिटी था। और 4 साल में भी पौधा वो बहुत अच्छा हुआ था। इसमें हमारा बहुत अच्छा था सर। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं किया हूँ अभी तक। मैं ये पूछ रहा हूँ, चाहे आम को हो, उस पे आपने कौन सा आटा डाला बेसन के बजाय आम पे? सर आम को हम लोग जो हमारा जो था सर, मैं शुरू से ही कैसे किया जाता है बताऊं थोड़ा? यदि टाइम 5 मिनट देंगे तो पूरा
जी बता जी, सकता हूँ बता सर? दीजिए। आप बिल्कुल बता दीजिए, आपका पूरा टाइम आपका है, बताइए। आम का जो हमारा जो बहुत लोगों का मन में है जो आम का पौधा हर मिट्टी में नहीं होगा बोल रहे थे, लेकिन हम लोग पूरा कलाहांडी जिला में ओडिशा का वहां से हर मिट्टी में आम का बागान सक्सेस कर दिए हूँ। हमारा मित्रों सब जो हमारा टीम धर्मगढ़ जो टीम में थे, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग पहले जमीन सिलेक्शन करने के बाद लेआउट देने के बाद हम लोग कर रहे थे 3 फुट गंभीर और 3 फुट ओसार हम लोग किए थे सर। उनको पहले का मिट्टी हम लोग सामने रख देते हैं 1 फुट, दूसरे के मिट्टी लेफ्ट साइड रख देते हैं, तीसरे का मिट्टी राइट साइड रख देते हैं। वो खुदाई हो जाता है। खुदाई होने के बाद हम लोग जो पिट डिगिंग को उसमें एक झांटी फांटी डाल देते हैं, उनको आग लगा देते हैं। आग लगने के बाद मिट्टी को हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। वहां से हम लोग जो यही कंपोस्ट खाद पूरा जैसा कि हमारा पहला बाली और सीमेंट जैसा घुला जाता है, इस हिसाब से हम लोग मिट्टी को ट्रीटमेंट प्राकृतिक उपाय से ही हम लोग ज्यादा कंपोस्ट दे के और उनको करके उनको मिट्टी को पहला 1 फुट मिट्टी को पहला डाल दिया जाता है और सेकंड का मिट्टी को सेकंड में लेयर में डाल देता है और थर्ड का जो नीचे का मिट्टी को सबसे ऊपर, और मिट्टी को थोड़ा अच्छा से करके मिडिल जगह को रख देते हैं। 1 फुट एक अभी पुद के मिडिल जगह में रख दिया जाता है। उसके बाद बारिश आ जाता है, पूरा बड़ा ही हमारा जून महीना मई जून से आता है बारिश पूरा जोरदार बारिश होने के बाद हम लोग आम पौधा को लगाते थे। लगाने के बाद हम लोग पूरा उसको स्टेकिंग दिया जाता है। और स्टेकिंग बहुत लोग नहीं, आम पौधा को लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन वहां से क्या ना, जो जॉइंट रहता है, एक मदर प्लांट रहता है और ऊपर जो कलमी जो जो सियोन जाता है, उसको यदि धोखा पवन में भी टूटने का बहुत था सर। हम लोग उसके ऊपर से स्टेकिंग तो आपको सबको ही पता हो सकता है। दूसरे है मदर प्लांट के नीचे बहुत सारा निकलता है शाखा, उनको ध्यान देना चाहिए। यदि वो एक भी शाखा निकल जाएगा मदर प्लांट नीचे, तो ऊपर का उनको खाद्य नहीं मिलेगा, धीरे धीरे वो रुग्ण हो जाता था। इस हिसाब से हम लोग कर रहे थे। और ट्री गार्ड भी बाउंड्री दे देते हैं बहुत लोग, लेकिन ट्री गार्ड नहीं करते हैं। हम लोग बाउंड्री तो पहला ही कराना चाहते, क्योंकि ना बहुत सारा लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन बाउंड्री नहीं है तो किसी दिन भी गाय हो कि भैंस हो आके पौधा को जो नुकसान कर देते हैं। और ट्री गार्ड एक ऐसा चीज है, ट्री गार्ड तो धूप से भी बचाता है और धोखा पवन जो आता है उसको भी संभालता है। और ट्री गार्ड जिस आम पौधा के दे के किया जाता है उसका शेप बहुत अच्छा रहता है। बहुत सुंदर। और सर एक चीज है, पहला साल ही बहुत जो ये तो कॉलमी का जो आम का पेड़ में जो उड़िया में हम लोग बोड़ बोल देते हैं, जो फूल आ जाता है, उसको बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए 3 साल तक। क्योंकि ना जो पहला साल आ जाएगा, उनको ऐसा टूकना नहीं है कि छिड़ाना नहीं है, उनको हाथ में ही ऐसा करके रगड़ देना है और उन्हें धीरे धीरे सूख के झड़ जाएगा। यदि उनको ऐसा करके टूक देते हैं तो गछ दुर्बल हो जाता है सर। प्रदीप भाई, हाँ मैंने जी। आपसे सवाल किया था मेरे ख्याल में, जो जिस पे जीवामृत में जो आटा यूज करना था, हाँ मेरा सवाल ये था कि आम पर कौन सा आटा डाला, और दूसरी फसलों में तो आप बता चुके जिस पे हमने यूज करना है उसी का आटा डालना है। मेरा मेन मकसद ये था कि आम पर कौन सा आटा डाला, हम सेब पर कौन सा आटा डालेंगे, मेरा सवाल था ये। जिस सर जिसके हिसाब से जिसके पास जिस आटा है, हम लोग किसी को रेकमेंड नहीं करते हैं कि ऐसा ही है बोल के, हम लोग किसी को रेकमेंड नहीं करते हैं। डाल जो भी है उसको हिसाब से हम लोग ऐसा करते हैं सर। थैंक यू। और सारे में ही तो ना, यदि आपका एक्सपीरियंस यदि मैं कौन से ही को कर रहे, हम लोग आज तक किसी को ऐसा ही एक का नाम का नहीं बोला हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं
ऐसा नहीं है। मेरा मेरा प्रश्न ये विरोधाभास नहीं है। मैं जानना चाहता था क्या ये मतलब आम पर हो सकता है कोई और आटा डालते हुए तो अच्छे परिणाम आते होंगे, या सेब पर हम मान लो बेसन के बजाय कोई दूसरा। हमारा मानना तो ये है कि जो दलहन का आटा जो डालते हो नाइट्रोजन के लिए डालते हैं, मेरा मानना। बाकी तो तो पता यदि नहीं। हमारा नहीं सर, यदि हमारा सबसे ज्यादा लोग बेसन ही करते हैं, क्योंकि ना जी। बेसन दुकान में मार्केट में मिल जाता है सहज में सारे जगह में, हाँ तो बेसन को ही ज्यादा लोग यूज करते हैं। लेकिन हाँ हम हाँ। लोग किसी को भी ऐसा नहीं कि एक ही चीज रेकमेंड हम लोग नहीं किए हैं सर। अच्छा अच्छा, बस बस बस, अब क्लियर हो गया कुछ ये। हाँ सर, लेकिन धन्यवाद जी आपका। ज्यादा से ज्यादा लोग बेसन बेसन का ही ज्यादा से ज्यादा लोग करे किए। थैंक यू थैंक यू। और भी कुछ सवाल? जी ओम। जी सर सर जी, ये आटा में क्या नाइट्रोजन नहीं होती मेरे हिसाब से, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, ये आटा जो कोई भी चीज बेसन या आटा किसी चीज का डालते हैं वो जी। सिर्फ जीवाणु बैक्टीरिया की खुराक के लिए डाला जाता है कि वो अपना खाएं और अपना जीवन जी सके। मतलब अच्छा। इसमें नाइट्रोजन ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो एक गलत धारणा है। हाँ, आप किसी भी नहीं, चीज का आटा हाँ यूज हाँ, करो। और तो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मतलब हमने ना आटा डाला ना बेसन डाला, इसमें हमने लस्सी यूज करके देखी, तो वही लस्सी है का भी सर, बहुत बेस्ट रिजल्ट गुड़ है। और लस्सी ही, गुड़ और लस्सी ही उन्हें ये करते हैं सर, गुड़ और लस्सी। नहीं, जो गुड़ जो डालते हैं वो जीवाणु को बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए डाला जाता है, हाँ क्योंकि हाँ मीठे हाँ से हाँ वो हाँ जी, बढ़ेगा। छठी हाँ हाँ लस्सी जी। से क्या कंसेप्ट है बोला? सर। लस्सी से सर जी, लस्सी भी है कि मतलब जीवाणु को बढ़ाने के लिए, जैसे दूध में लस्सी का जामुन लगाया जाता है ना, तो जीवाणु भी बढ़ाती है वहां भी। अच्छा जो और अच्छा। ईस्ट और लस्सी के दो खिमटी जो बोला बेनिफिट जाता होते हैं। है। लस्सी के दो बेनिफिट होते हैं, एक तो आपका जीवाणु को बढ़ाएगी, लस्सी में कैल्शियम होता है, मिट्टी में कैल्शियम की पूर्ति करेगी, उससे फंगस कंट्रोल होगा आपका। तो अच्छा अच्छा। यही है सर, अ, इसलिए गुड़ को हम अ, लोग। हाँ सर। मैं सुनील जी, आपका मतलब जो तर्क कुछ तर्क संगत है। लस्सी हाँ जो सर। है कैल्शियम के लिए ही, कैल्शियम के लिए डालते बोला? मतलब कैल्शियम का भी काम करती है ये, लस्सी में कैल्शियम की मात्रा होती है, तो फंगस कैल्शियम जो होता है वो मिट्टी में बहुत जरूरी होता है। और जब आपकी हाँ मिट्टी जी में जी। कैल्शियम की मात्रा का लिमिटेड होगी तो आपका फंगस भी कम आएगा उसमें। और दूसरा, इसको जीवाणु मतलब बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है उसमें। जैसे दूध में जब जामुन लगाते हैं लस्सी का, तो वो जमता है, तो जी। जीवाणु के कारण ही तो जमता है ना। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर जी, हाँ बहुत सर, सुंदर। यही ही देखिए, देखिए मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोग जिस हिसाब से काम किए हूँ, जो सफल हुआ हूँ, नहीं इस हिसाब से नहीं, मैं बात साइंटिस्ट बोलता हूँ। नहीं, साइंटिस्ट तो हम भी नहीं, हम फार्मर हैं। थोड़ा सा हाँ मतलब कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं बहुत सर, अच्छा, तो ऐसा ही अपने है। सर अपना जी, किसान अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। जी। हाँ प्रदीप हाँ जी हाँ बहुत सर, अच्छा ऐसा। है, आपने अपना अनुभव बताया, हमारे ठाकुर दास जी ने अपना बताया, विक्की जी ने अपना बताया। किसानों का वे कोई साइंटिस्ट नहीं ना कोई वो अपना किसान ने जो किया है वो चर्चा कर रहे हैं। हाँ सर, उसमें हाँ जी। अपन उसमें से ऐसा जो भी होना चीज ठीक चाहिए है सर। वो चीज, हाँ, चर्चा है। ओ एक है बेसन से अपन क्यों डालते हैं, गोबर क्यों डालते हैं, छाछ क्यों डालते हैं, उससे क्या लाभ मिलता हाँ है, हाँ हाँ इस प्रकार की चर्चाएं हाँ सर। किसान अपने अपने आपस में, ये किसान चर्चा हो रही है। इसमें कहीं हाँ सर, उन्हें होना चाहिए सर, कोई, इसमें कोई हाँ दुख की हाँ, बात नहीं है। और कंपटीशन सबसे बड़ा या सर देखिए, मैं सर सिर्फ ग्रेजुएशन किया था, और मेरा ऑर्गेनाइजेशन से 100 पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर, कोई अमेरिका में पढ़ाई किए, कोई ओआईटी का जो स्टूडेंट है, बहुत बड़ा बड़ा था। लेकिन मेरा एक एक्सिस बैंक फाउंडेशन हमको दिए थे ओनली 50 फार्मर के लिए, अच्छा एक नया फसल करके दिखाओ, जो कि कलाहांडी जिला में नहीं है। तो उस समय में परवल का हम लोग ओनली 50 फार्मर लेके किए थे। उसमें भी मेरा कुछ उस समय में ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरा टीम लीडर ने, जो निगमानंद बेहरा, मुझे जो ज्ञान दिए, इस हिसाब से किए, सफल हो गए। बॉम्बे आईआईटी से स्टूडेंट सब लोग मेरा काम देखने आए थे, हमारा ओडिशा का ओआईटी का प्रोफेसर स्टूडेंट आए थे, नाबार्ड का सीजीएम भी खुद ने आए थे। वो परवल जो अच्छा हुआ था, और टाटा ट्रस्ट के तरफ से वही फार्मर को एक पुरस्कार दिया गया, जो उनको सोलार
दिया गया सोलार के साथ मोटर खेतीबाड़ी करने के लिए। तो उसमें वो बहुत पूरा मैंने तो सर को मैंने फोटो भी मैंने भेजा था, जो कि लेआउट से लेके पूरा बैंक में पैसा रखने का तक मैं पूरा फोटो हर समय में फार्मर को किया था। तो बहुत ही अच्छा यही काम करके करके ही मैं सीखा हूं सर। मैं किसी किताब से, हमारा समय में 2011 से 14 की यूट्यूब की किसी से मैंने नहीं सीखा हूं। मुझे मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग दिया था इस हिसाब से, और अभी मैं हर दिन काम सीखने के चाहता हूं, यही है मेरा सर। लेकिन हमारा हर प्रकार का खेतीबाड़ी के लिए जैविक कृषि में सब संभव, कुछ असंभव नहीं है सर। बिल्कुल सही बात सर है जी, आप आदरणीय सभी सुनील लोगों जी। से मेरा एक हाँ सर बोलिए। सर जी, आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक प्रैक्टिकली चीज देखी है अभी एक किसान के पास मैंने। क्या हाँ जो सर, हम केमिकल खेती करते हैं उसमें केंचुए रह सकते हैं? नहीं रहेगा केमिकल नहीं में, रहेंगे भी बहुत कम, रहेंगे बहुत कम। इसमें लाखों सर लाख जी। हमारा मिट्टी को, यदि मैं जो ऑर्गेनिक करता हूं, हमारा बैंगन का पौधा आप लोग का कितना दिन, मेरा बैंगन भर जाऊंगा 3 साल तक बैंगन का पौधा हमारा घर में है। अभी आपको मैं एक आश्चर्य की बात बता दूं कि हम सभी लोग किसान भी साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि भाई जहाँ डीएपी यूरिया केमिकल पड़ गया वहाँ केंचुआ नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मैंने सर, डीएपी आश्चर्य यूरिया से मिल रहे, डीएपी यूरिया से मिल रहे, लेकिन जो दानादार बोला जाता है और बहुत सारा जो केमिकल देने से मौत हो जाता है, लेकिन डीएपी यूरिया से इतना मौत नहीं होता है सर। कुछ कुछ रहते हैं, कुछ सब्जियों रहते में हैं सबसे इसमें। ज्यादा केमिकल स्प्रे होता है सर जी। वो किसान लेकिन जो है वो हमको, सब्जियों की खेती करता है 12 मास, मैं आपको बता हाँ, दूं, और सब्जी में मैक्सिमम सबसे ज्यादा केमिकल स्प्रे होता है। उसको कम करने के लिए जहां पर किसान सब्जी कर रहे हैं वहां से एक हांडी हो कि मटका हो कि जो कुछ है, एक रख दो, वहां से कुछ पानी डाल दो, उसके एक ढकना भी रखो। जो भी हमारा जो कांड बिंधा पोक लगता है, कि जो भी पत्ता में जो रोग बीमार लगता है, उसको तोड़ के उसमें डाल दो, उसमें डाल दो, उसका मौत, उनका वंश उससे ही नाश हो जाएगा। यदि आप उधार से टूटा करके उधार से फेंक दोगे, तो दूसरे किसान भाई के पास भी वो बीमार जाएगा। यही हमारा, यदि केमिकल को कम करने के लिए चाहते हैं, तो एक हांडी हर फसल जगह में 2-4 हांडी रखना जरूरी है। क्योंकि ना जो पत्ता भी बीमारी पत्ता निकलता है, होता है, अटक करता है बीमारी की कांड बिंधा, जो कुछ भी रोग भोग, उनको उनको वहां से टोटा करके वहां से पानी में डाल देने से उनका मौत हो जाएगा। सर जी, आपकी बात सही है, लेकिन उस किसान के मैंने खेत का एक्सपीरियंस किया, मतलब उस हाँ किसान जो डीएपी यूरिया अनलिमिटेड डाल रहा है सब्जी की भरपूर पैदावार लेने के लिए, दुनिया भर के केमिकल डाल रहा है, लेकिन उसके किसान के खेत में मैंने इतने केंचुओं की मात्रा देखी, मतलब इतने तो हमारे ऑर्गेनिक खेत में भी नहीं होंगे। ये बड़ा आश्चर्य पर देखा मैंने नहीं प्रैक्टिकली उस सर, किसान के खेत के। नहीं सर, देखिए मैं भी देख रहा हूँ, डीएपी यूरिया से केंचुआ नहीं मरते हैं सर। डीएपी यूरिया से केंचुआ का मौत होने के मैं आज तक देखा नहीं हूँ। सर का भी एक्सपीरियंस है, सर भी कुछ बोलने तो और अच्छा भी होगा सर। ठाकुर हो सर आप सक, बोलिए इसमें। हो सकता है वो हो सकता है वो वेस्ट डिकम्पोजर का यूज कर रहा होगा, उससे भी केंचुए बढ़ते हैं, चाहे आप केमिकल खेती करें चाहे आप ऑर्गेनिक साइड जाए, ऐसा देखा गया है। सर जी, उस ये अपना किसान से मैंने एक्सपीरियंस इस है। चीज के बारे में बात की थी। जी। हाँ भाई आपके खेत में मतलब हम सब ये मानते हैं कि भाई जहाँ केमिकल पेस्टिसाइड यूज हो गया वहाँ केंचुआ नहीं मिलेगा, हाँ, सब लेकिन मानते हैं आपके ना। खेत में इतना इतना भरपूर मात्रा में क्या है कि ऐसा आप क्या कर रहे हो जिसके कारण आपके केंचुए इतने जिंदा हैं और इतने मतलब ऑर्गेनिक से ज्यादा हैं? जी। तो उसमें ऑर्गेनिक से किसान ज्यादा ने नहीं बताया होंगे सर। सर जी, मैं देख चुका हूँ, मतलब हमने उस मिट्टी की अच्छा। एक माप बनाया, मतलब 1 फुट मिट्टी हमने उठाई, और हाँ, उस 1 फुट मिट्टी में हमें कम से कम 1000 केंचुए 1 फुट मिट्टी में मिले हमें। अच्छा, ये बहुत भाई। अच्छी की बात है लेकिन
मुझे उस इतना संभव एक किसान एक ने फुट जब में हो मेरे को जाए। बताया कि भाई मैं केमिकल की खेती करता हूँ और मेरे खेत में इतने वो है, तो मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन मैंने उस किसान के खेत को जाके देखा, प्रैक्टिकली देखा, तब पता चला कि रियल में उस किसान के इतने जबरदस्त केंचुए खेत में है। और उसका रीजन ये पाया हमने कि हाँ हम पेस्टिसाइड यूज करें या डीएपी यूज करें, सबसे मेन चीज हमने उसकी खेत की रिजल्ट के लास्ट में ये निकाला, वो क्या कर रहा है, जो भी फसल के सब्जियों के अवशेष होते हैं ना, वो खेत में मिक्सिंग कर रहा है। अच्छा। और उसी के कारण उसके खेत में केंचुओं की मात्रा बढ़ती जा रही है और बचे हुए, और मिट्टी के स्वास्थ्य बचा हुआ है। जो भी क्रॉप सब्जी के लगाता है वो सभी जैसे ही क्रॉप आपकी एंड में गई, खत्म हुई, वो सारी उसको मतलब खेत में ही मिक्सिंग कर रहा है। फसल अवशेष मतलब कहने का मतलब ये है कि फसल के जो अवशेष हैं वो हमारे सबसे ज्यादा फायदा वही कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो घर में हम लोग जो वेजिटेबल कर रहे हो उसमें तो हमारा 3 साल तक बैंगन का पौधा है और अच्छा से ही और टेस्टी है। हमारा मार्केट में लोग अपेक्षा करते हैं, हम मेरा मम्मी जो मार्केट को लेके जाता है। और केमिकल तो इतना टेस्टी नहीं रहता है, जैविक जितना टेस्टी है और हेल्दी है। सबसे बड़ा तो मेरा माताजी का ही मेरा प्रूफ, मेरा डॉक्यूमेंट भी है, डॉक्टर जिसने लिख दिए थे। अभी तक 2 साल में 1 रुपया भी नहीं, किसी मेडिकल भी नहीं गए। तो सारे प्रकार के लिए सर है, जैविक कैसे खेती के लिए हम लोग यूरिया भी जो जैविक उपाय से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन गाय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गौमूत्र गोबर जो कुछ करना है उसमें खेती बाड़ी करने तो बहुत ही आवश्यक है सर। बहुत सुंदर और चर्चा। भी मैं जी जी, और हमारे किसान भाई हैं आदरणीय प्रदीप जी से अगर कोई और चर्चा करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। अपना अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। अगर किसी को कोई बात रखना है फिर हम आगे वैज्ञानिकों की ओर चलेंगे। अभी किसान भाई का अगर कोई सवाल हो, ताकि सभी का समाधान उसमें आ जाता है फिर। चलिए, किसान भाइयों का ने सुना, समझा और जाना। अब मैं आगे जब हमारे खेती किसानी की और घन जीवामृत की जीवामृत बनाने की बात आती है तो मैं चाहूँगा आदरणीय भुवनेश्वर राय जी से कि वो आए और 5 मिनट समय में आप अपना इसके बारे में हमारी जो आज चर्चा हुई है उस पर आप अपना कमेंट देने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज के इस योगाहार क्लास में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में आज के मुख्य अतिथि महोदय ने जो जैविक खेती के बारे में हम लोगों को मार्गदर्शन किया, बहुत ही अच्छा रहा। आज की योग टीचर हमारी जो डॉक्टर श्वेता बहन थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम किया और बहुत ही अच्छा चर्चाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से ये चलता रहना चाहिए। और देखिए कि जब हम लोग बात करते हैं कि किसान एक वैज्ञानिक होता है, निश्चित रूप से जो हमारे विक्की सर बता रहे हैं, निश्चित रूप से ये सारी चीजें हैं कि कोई बात आप सुनते हैं, उसके बाद आप कहीं अनुभव करते हैं, तो फिर वो दोनों का जब अंतर समझते हैं कि हमको ये बताया गया था लेकिन यहाँ ये होने के बाद ये चीज है, ये चीज अनुभव की बात होती है। और मैं बस इसमें एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा कि केचुए वहां नहीं पाए जाएंगे जहां पे आप बिल्कुल केमिकल खेती कर रहे हैं और यूरिया डीएपी से लेकर के सारे फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और बड़े हार्ड जो केमिकल पेस्टिसाइड है जो जमीन के अंदर भी डाले जाते हैं, फिर स्प्रे भी किए जाते हैं, वो सब डाले जाते हैं। और किसी भी रूप में आप जो है कोई ऐसा उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं डाल रहे हैं, कोई हरी खाद नहीं डाल रहे हैं, कोई गोबर की खाद नहीं डाल रहे हैं, माने बिल्कुल आपका कहीं ऑर्गेनिक मैन्योर से
जो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो खेत का जितना भी स्ट्रा है वो सब उसी में छोड़ देते हैं, तो ये सब आप नहीं करेंगे वहां नहीं पाए जाएंगे। लेकिन अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, डीएपी यूरिया सब डाल रहे हैं, उसी के साथ गोबर की खाद भी डाल रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं, जो भी उसमें जो उसका उत्पाद है वो भी सब डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें केचुआ पड़ेगा और केचुआ रहेगा ही, क्योंकि उसका उसमें भोजन रहेगा। और अगर थोड़ा बहुत आप ऊपर से, जैसा कि उन्होंने बताया कि सब्जी की खेती है और स्प्रे करते हैं, तो निश्चित रूप से जो सब्जियों की खेती होता है उसमें ज़्यादातर स्प्रे होता है, जो खड़ी फसल होती है उसमें तो ऊपर का स्प्रे हो गया, नीचे केचुआ रह गया। तो हर आदमी का एक सिस्टम होता है कि कहाँ तक वो अपना जीवन निर्वहन कर सकता है, जहां उसको लिए कहने का मतलब बस सीधी सी बात आप समझिए कि जिस मिट्टी में केचुआ के खाने के लिए अगर कोई उसका रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, उसका भोजन नहीं रहेगा, वो वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा, और अगर रहे तो सरवाइव करेगा। तो ये बस एक बात रही। और दूसरी बात यह है कि जो भी हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, निश्चित रूप से देखिए, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ऐसा नहीं था कि हमारे जो वैज्ञानिक थे वो बड़े मूर्ख थे और उन्होंने जो है इस केमिकल को ला करके और देश को बर्बाद कर दिया। उस समय की जरूरत थी और समय के हिसाब से चलना ये अच्छी बात है। गलतियां कहाँ हुई? गलतियां ये हुआ कि जो भी रिकमेंडेशन हुए उसको, जो रिकमेंडेशन से ज्यादा डाला गया, 1 बोरी डीएपी की बात हुई तो लोग 4-4 बोरी 5-5 बोरी डालने लगे। 200 ml अगर कहीं मान लीजिए कि किसी केमिकल की बात हुई, वहां रिकमेंडेशन था 50 ml का, 100 ml का, फिर आपने जो है दुकानदार के पास गए, आपने बताया कि 1 एकड़ है, उसने 50 ml के बजाय 100 ml दे दिया, आपने वैसे थोक में ले लिया 1 लीटर, फिर आपने लेबर को दे दिया कि इतना डाल देना, वो भी थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया। कहने का मतलब कि जो रिकमेंडेशन था उससे ज्यादा डाला गया और ये धीरे 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 करके एकदम एक तरह से रेजिस्टेंस पावर इतना बढ़ गया कीड़ों में कि वो फिर भाई जब आपका 50 ml पर जो मरने वाला था आप 100 ml दिए, उसमें से कुछ छूट गए, उनका रेजिस्टेंस पावर बढ़ गया, फिर आप उसको 150 ml देंगे फिर भी वो नहीं मरा, फिर उसके लिए दूसरा तो इस तरह से करते 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 एक ऐसा माहौल बना कि बहुत ज्यादा स्प्रे करने की जरूरत पड़ गई और फिर आज की जो हालत जो है उसी का परिणाम है। लेकिन अब ये फाइनल हो गया है कि इस देश में कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो अब ये कहे कि नहीं अब हम जो है ये जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब तो मेरे हिसाब से एक समय था, बहुत ज्यादा की बात नहीं है, बस 10 साल पहले की बात है कि साइंटिस्टों में आपस में ही लड़ाई होती थी कि नहीं ये आप डालिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा फर्टिलाइजर डालिए, पूरा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पूरा पेस्टिसाइड डालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के डेट में सब लोग ये मान रहे हैं कि नहीं इससे नुकसान हुआ और निश्चित रूप से नुकसान हुआ और उसका जो है सब लोग देख रहे हैं कि क्या उसका परिणाम आ रहा है। तीसरी बात ये कि जो आप लोगों की चर्चाएं थी कि हम लोग जीवामृत वगैरह ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत देखिए बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रीजन नहीं है, बस यही है कि जीवामृत की जितनी भी चीजें उसमें डाली जाती हैं वो सब, उससे क्या होता है कि हर चीज, जैसे गुड़ की बात आपने बताया, गुड़ में भी वो ज्यादा से ज्यादा जब गुड़ डाला जाता है तो जो जीवाणु होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं। जहां तक दही मट्ठा की बात है, एक बात समझ लीजिए कि उसका जो मुख्य काम है, जैसा कि विक्की सर ने भी बताया कि फंगस को कंट्रोल करता है। माने एक चीज आप जानिए कि हर चीज का बहुत ज्यादा अगर आपके पास दिमाग में रखने की जगह नहीं है या जानने की जगह नहीं है तो बस इतना ही जान जाइए कि कोई अगर बीमारी लगता है वो फंगस की वजह से लगता है। कीड़े उसमें अटैक करेंगे तो आप कीटनाशक देंगे, फिर फंगस अटैक करेंगे फंजीसाइड देंगे, देते ही हैं। उसी तरह से जैसे कि आपका कोई कीड़े लगते हैं तो उसमें आप 10 अर्क वगैरह जितना भी आप ये देखते हैं वो बनाते हैं।
अगर उसी के साथ आपका फंगस उसमें है तो आप उसमें दही का मट्ठा डालेंगे। मैंने मट्ठा जो है दही वाला, उसका मेन रोल फंगस को कंट्रोल करने में है। तो ये एक आध बातें थी जो आपको जानने की जरूरत थी, और सब लोग जानते भी हैं, और काफी रिसर्च चल रहा है अपने वहाँ, हमारे वहाँ जो पतंजलि में इस समय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है, उसमें भी बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने अपने चैप्टर पर बात करते हैं। तो उनके बातों से भी ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और सही जानकारी ले रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि जो एक बार हम लोगों के वहां चर्चा चली थी कि किसी सज्जन ने पूछा था कि ये बताइए कि जब प्राकृतिक खेती की बात होती है और ये सब लोग कहते हैं कि जंगलों में सारे पेड़ पौधे होते हैं तो बिना किसी कुछ दिए ही जो है हम खेती कर लेते हैं, प्राकृतिक खेती कर लेते हैं, तो क्यों हम लोग बार बार ये चर्चाएं कर रहे हैं कि अपने खेतों में जीवामृत डालें, ये घन जीवामृत डालें, गोबर की खाद डालें, इसको क्यों डालने की बात होती है? बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, यही बात बताया कि जो पहले से हमारा जो सिस्टम बिगड़ गया है, इकोसिस्टम जो बिगड़ गया है, उसी की वजह से डालना पड़ रहा है। अगर ये बिगड़ता नहीं तो शायद हमको न भी डालना पड़ता, लेकिन चूंकि पहले से आप खेती करते 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 रासायनिक खेती करते करते सारा चीज आपने खराब कर दिया है, माहौल को खराब कर दिया है, जमीन को खराब कर दिया है, एटमॉस्फेयर को खराब कर दिया है, पानी को खराब कर दिया है। जब सब चीज खराब है तो अब उसको बनाने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, और वो बनाएगा कौन? उसके लिए ये सारे जीवाणुओं की जरूरत होती है, वो जीवाणु दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हर उस पे ये चर्चा होता है कि गाय का रखना बहुत जरूरी है, और जो ही हम चर्चाएं करते हैं कि अगर जैविक खेती, प्राकृतिक खेती हम करते हैं और हमारे पास गाय नहीं है तो हम खेती नहीं कर सकते। बस तुरंत जो है वहीं पर एक बात आता है कि कुछ ऐसे हमारे किसान हैं, कुछ नहीं बल्कि मेरे देखने में तो आज के डेट में ये मानकर चलिए कि करीब 95% ऐसे किसान हैं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं आपको बताऊं कि खोजने पर कहीं देसी गाय अगर है तो मुझे अपने क्षेत्र में मैं 50-60 किलोमीटर तक चला जाऊं तो कहीं खोजने पर देसी गाय नहीं मिलेगी, रोड पर भी कोई देसी गाय नहीं है। अब आप बताइए कि जब इतना बड़ा रेंज है जहां देसी गाय है ही नहीं है। एक समय था कि देसी गाय सबके पास थी, लेकिन उसको जो है गवर्नमेंट ने ही ये काम किया कि उसको पॉलिनेशन करा करके, क्रॉस करा करके जर्सी फ्रीजियन से, और सबका वो चेंज हो गया और सब लोग इस समय वही रखे हुए हैं। पशु तो है लेकिन सबके पास वही है। तो ऐसे परिस्थितियों में हम क्या करें? तो निश्चित रूप से ऐसे परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है, हम देसी गाय की व्यवस्था करें, देसी गाय से ये चीजें है। लेकिन ठीक है, अगर नहीं है तो भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले अगर देसी गाय हम नहीं खरीद सकते या नहीं बना सकते, उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हम इसको शुरुआत नहीं करेंगे। हम इसको शुरुआत करना शुरू कर दें। जैसा कि कल देखे कुछ वहां हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, उनका भी यही मानना था कि ठीक है, अगर गाय नहीं है तो हम शुरुआत कर सकते हैं, और उसके लिए बायो फर्टिलाइजर जो जैव उर्वरक हैं जो हम जीवों से बनाते हैं उसका प्रयोग करते हुए उसका उपयोग कर सकते हैं। और जब बायो फर्टिलाइजर को डालते हुए और ये जो प्राकृतिक खेती में हम यूज करते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत और ये सारी चीजें, जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इससे भी बायो डिकम्पोजर डाल के कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग नहीं रखे हैं वो दूसरे जगह से गौमूत्र, गोबर की व्यवस्था करके, अगल बगल से मांग करके, जिनके पास खरीद करके उनसे कर सकते हैं। जो जर्सी गाय रखा है वो भी उसमें वो उसका गाय का गोबर, गौमूत्र वगैरह सब डाल सकता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, उतना फायदा नहीं होगा। कोशिश कर लें कि कहीं, जैसा कि हमारे डॉक्टर दुबे सर कहते हैं कि बहुत कम मात्रा में, कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अगर इस गाय के गोबर में आप कहीं देसी गाय का गोबर थोड़ा सा कम मात्रा में भी अगर डाल देते हैं तो भी अच्छा काम कर जाता है। कहने का मतलब बस यही है कि अंतर इतना ही है
कि जर्सी वगैरह इस तरह की गायें हैं उसमें जो जीवाणु होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं और देसी गाय में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई आप काम भी करें और फायदा भी कम हो तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे, इसलिए आपका प्रयास उसके तरफ होना चाहिए। और धीरे धीरे अब ऐसा समय आ रहा है कि लोग समझने लगेंगे तो फिर देसी गाय भी पालना शुरू कर देंगे। गलतियां हुई हैं, काफी गलतियां हुई हैं, सब गलतियां करते 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 सबको जो है एकदम एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है। कहीं जो है सबका घर दरवाजा इस तरह से बना लिया गया कि वो कहीं पशु नहीं पाल सकते, छोटे छोटे लोग रहना शुरू कर दिए। कहीं आज के डेट में मैं देखता हूँ गांव में, मेरे अपने गांव में जहां कहीं एक आध घर में ये गैस सिलेंडर का काम हुआ करता था, आज के डेट में जब महंगा हो रहा है तो लोग चर्चा करते हैं कि लकड़ी तो मेरे पास बहुत है, ठंडी का सीजन भी है, औरतें जलाना भी चाहती हैं, उससे खाना भी बना लेना चाहती हैं, वो खाना से थोड़ा सा उनको आग भी मिल जाता, उनका शरीर भी गर्म हो जाता, कुछ बीमारियां भी उससे कम हो जाती, खासतौर से ठंडी के सीजन में। लेकिन उनका घर दरवाजा इस तरह से बन गया कि वो अब नहीं कर सकते। तो तमाम दिक्कतें हैं, इसका सारा श्रेय हम ही लोगों को लेना चाहिए। अपने हिसाब से जो लोगों ने इसका काम किया वो तो ठीक है, वो लोग बिल्कुल मॉडर्न युग में चले गए, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन समय के हिसाब से चलना सबके लिए जरूरी है। और जब समय के साथ आप नहीं चलेंगे पीछे हो जाएंगे। एक समय था कि हम केमिकल खेती किए, वैज्ञानिकों का निर्देश था, गवर्नमेंट का निर्देश था, सब लोग कहते थे कि नहीं आप डीएपी यूरिया डालिए, हमने डाला, ठीक है। अब आज के डेट में सब लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हम उसको धीरे धीरे छोड़ें और जैविक की तरफ बढ़ें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। तो अब हम लोगों को भी, किसान भाइयों को भी अब इसकी तरफ बढ़ना चाहिए ताकि आने वाला भविष्य हम लोग को सुरक्षित हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जी। मैं आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस योगा कार्यक्रम में हम सबको दिशा देने का कष्ट करें। सर जी 1 मिनट लेना चाहूंगा मैं आपकी। नमस्कार पवन सर जी 1 मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगा जी। बताइए, फटाफट बताइए, फिर आगे जाना है। सर जी, जो किसान देसी गाय या नहीं ले रहे, जो ये मैं मानता हूं कि देसी गाय में जीवाणु बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, लेकिन जो किसान भैंस भी ले रहे हैं ना या कोई और पशु ले रहे हैं, वो उससे भी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा कि जैसे हम जीवामृत बनाने के लिए 10 किलो गोबर लेते हैं, 10 किलो गौमूत्र लेते हैं, उसकी डोज डबल कर दें, वो उसका रिजल्ट आएगा। डोज डबल होते ही वो जीवाणु बैक्टीरिया की संख्या डबल होती चली जाएगी। तो वो किसान वो भी कर सकते हैं इससे खेती। आपके पास हर कोई भी वो है, उसमें आप कुछ ना कुछ जरूर जोड़ते हैं। अभी हम देसी गाय की बात कर रहे हैं विक्की जी, देसी गाय का गोबर का प्रयोग करें, देसी गाय पालें। अब आप भैंस पाल रहे हैं, भैंस का गोबर डालते तो हैं ही आप, लेकिन किसानों को हम क्यों कहें कि भैंस का गोबर डालें? हर बात में आप अपना सुझाव दे सकते हैं, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु आपको बार बार ये कहना कि भैंस का गाय, भैंस अलग बात है। अगर हम भैंस का गाय कहने लगेंगे फिर हम उस हॉलस्टीन की बात करने लगेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि देसी गाय का जो महत्व है, देसी गाय का जो गोबर है, उसी का हम प्रभाव, उसी का गौमूत्र की बात करें और कल आगे चर्चा करेंगे। मैं आदरणीय पवन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ क्योंकि समय हो गया है, मैं और उनका मार्गदर्शन चाहेंगे। धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप मयूरभंज जिले से आए हैं, उड़ीसा से। और जब मैं इस नाम को सुनता हूँ, अभी चर्चा में भी आया है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति वहीं से आने वाली हैं, वहीं से आई हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय जगन्नाथ। और हम सब मिलकर के इस भारतवर्ष, इस पूरे भारतवर्ष की जो विविधता है इस योगाहार कार्यक्रम में देखने को मिलती है। विचारों की विविधता है, भाषा की विविधता है। जब हमारे महाराष्ट्र के किसान साथी मराठी में बोलते हैं तो उनको अटपटा लगता है कि हम हिंदी नहीं बोल पाते हैं। और इस तरह से लेकिन हम धीरे धीरे सारे शब्दों को अगर हम आत्मसात करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, आप हमें बात बताते हैं, तो हम
दूसरी भाषाओं के बारे में भी हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके हुए हम छोटे छोटे कदम उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई कि आप अपने जिंदल में काम करते हुए भी बहुत सारे किसानों को आप लाभान्वित कर रहे हैं। अपने घर को भी आपने अनुभव बहुत सारे बताए हैं। तो इस तरह से हमने भी जो पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम, उसमें उड़ीसा में भी हमने काम किया। तो उसमें हमने किसानों को प्रशिक्षक बनाया। किसानों को प्रशिक्षक बन के वो अपने स्थायी रूप से अपने जगह पर रहते हुए आज भी हमारे कई सारे किसान अपना योगदान कर रहे हैं। और उसकी वजह से और जो बाकी किसान हैं और उनके साथ जुड़े हुए जो उपभोक्ता हैं उन सबको भी लाभ हो रहा है। तो ऐसे जो परिश्रमी और ऐसे मोटिवेटेड हमारे जो किसान साथी निरंतर इस कार्यक्रम से और हमारे साथ पहले से पतंजलि के साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उनके साथ आगे बातचीत चल रही है और वो अपनी स्थिति में अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी ऊर्जा के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी हम जब काम करते हैं तो बहुत बढ़िया इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आज की हमारी मुख्य जो हमारी योग शिक्षक थी स्वाति जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से योग कराया, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने आहार के बारे में भी चर्चा की। तो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है योग का और आहार का, उसके बारे में भी जो ये चर्चाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से सबको लाभ मिल रहा है। और जो विचारों का आदान प्रदान है, चाहे कोई भी विचार हो, सबका विचार महत्वपूर्ण है। और उन विचारों को सुनते हुए हम अपनी परिस्थिति में कुछ अगर नया कर सके, कुछ नया सृजन कर सके, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बस यह है कि उसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कोई भी विचार अगर है, कोई भी अगर किसी के सुझाव है, उसको अगर वो प्रैक्टिस करके उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसका हम उसमें अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अपना जो अपनी परिस्थिति के अनुसार जो हम भी उसमें कुछ आवश्यक बदलाव करके अगर कुछ हम अच्छा हो सकता है, तो ऐसे चीजों को भी हम आगे करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल जरूर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो इस कड़ी में आज के हमारे जो कार्य हमारे अब चल रहे हैं, हमारे जो अभी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, आज उसका अंतिम दिन है। आप सब लोग भी उसको ऑनलाइन जरूर जोड़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जितना भी हमारे कई सारे डॉक्टर, चाहे वो एम्स के हैं, चाहे अन्य संस्थानों के डॉक्टर, और ये आयुर्वेद के विषय पर भी वो बातचीत करेंगे और अपने उससे एविडेंस एलोपैथी और आयुर्वेद में शायद इसका समागम आज होगा, ऐसा उसको लगता है। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो जड़ी बूटी हैं उसको एक तरह से देखते हैं, लेकिन एक एलोपैथी है, उसका एक अलग सिस्टम है। तो दोनों के बीच में शायद कुछ अगर समन्वय हो जाए, कुछ विन विन सिचुएशंस बन जाए, विन विन तरीके हमारे निकल के आ जाए, शायद आज इसके ऊपर स्वामी जी भी और आचार्य जी भी बातचीत करेंगे और बाकी जो अतिथिगण हैं वो भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही कल एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि कल हमारे जो आचार्य जी हैं उनका जन्मदिन है, 50वां जन्मदिन। उसके लिए जो जड़ी बूटी का संकलन, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का जो संकलन है, उसका तो विधिवत रूप से कल लोकार्पण होगा। किताबों का प्रस्तुतिकरण और उसके बारे में चर्चा पिछले 2 दिन से लगातार हुई है कि ये अभी तो 51 सेट है और 58 और आने वाले हैं। कुल मिलाकर के 109 ऐसी किताबें जो कि दुनिया भर की जो जड़ी बूटी हैं उनका संकलन होने वाला है, उनका आज विधिवत लोकार्पण होने वाला है। कल होगा इसका लोकार्पण। तो कल का भी कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। और मेरा अनुरोध है सभी से कि कल के जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लें कि कल क्योंकि कल 5 बजे से ये कार्यक्रम पहले योग का होगा, फिर यज्ञ है, फिर और बाकी कार्यक्रम, और ये उसके बाद उत्तराखंड के राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री और कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी कल आकर के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिन 12 बजे तक ये कार्यक्रम कल चलने वाला है। तो इसके लिए भी अगर हम योगाहार कार्यक्रम में जो लाइव प्रसारण है उसको भी आप सोच सकते हैं कि कल उसको देखें, या हम अपना योगाहार में सेपरेटली इसको चलाएं। तो इसके बारे में भी सदन विचार विमर्श करके जो भी उचित होगा उसको उसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो ये आज और
कल के बारे में जो हमारी चर्चा है, परिचर्चा होने वाली है, उसके लिए भी हम बातचीत करेंगे और उसके आधार पर हम बहुत अच्छे जो हम जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से गुणवत्ता के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा जो गंतव्य है कि हम जैविक खेती के क्षेत्र में आगे काम करेंगे, उसको हम जरूर हासिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इसी बात से कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने कल जड़ी बूटी दिवस है, सदन में ये प्रस्ताव है और बहुत अच्छा प्रस्ताव है। जैसा हमने अभी 21 जून को और हमने गुरु पूर्णिमा या विशेष पर्व पर हम पतंजलि योगपीठ के लाइव प्रसारण को अगर हम करना शुरू कर दें तो हमें पूरा अनुभव सब कुछ मिल जाता है पतंजलि योगपीठ के द्वारा संचालित। तो मैं चाहूँगा कि सदन का क्या सुझाव है कि अगर कल जो है जड़ी बूटी दिवस में हम लाइव प्रसारण अगर पतंजलि योगपीठ से हो तो उसको अपन इसका संचालन करें। एक दूसरा ये है, निवेदन ये है कि हम जिनको कोई अपनी बात रखना है तो मुझे मैसेज कर दें, बात कर दें, अपने अनम्यूट करके अपनी बात रखने के लिए कह दें हम। और बीच बीच में अनम्यूट करके जो आप अनम्यूट करते हैं तो उसमें जो वक्ता का उद्बोधन साफ सुनाई नहीं देता है, क्योंकि फिर आवाज भर्राने लगती है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है सदन से कि जिसको भी करना है थोड़ा सा इशारा कर दें। मैं देख रहा हूँ पूरे उसको, और तुरंत म्यूट रहें और म्यूट रहते हुए अपनी बात रखें। सदन मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी से आमंत्रित करता हूँ कि परम आदरणीय हमारे पवन जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें आपका कमेंट। धन्यवाद मुनीलाल जी। जो आज की चर्चा हुई बहुत ही अच्छी हुई, उस बारे में मैं कुछ बात रखना चाहता था लेकिन अभी समय की कमी है और पवन जी का जो प्रस्ताव है उसी पर अपन बात करेंगे कि कल जड़ी बूटी जो दिवस है उसमें जैसा कि लाइव टेलीकास्ट देखने में जो आनंद आता है कि वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार, और कल तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी उसमें जुड़े रहेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा वहाँ पे माहौल रहेगा और प्रस्तुति रहेगी। तो उस प्रस्तुति का आनंद लेने में हम सब यदि सहभागी होते हैं तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। ये एक चीज। दूसरा ऐसा है कि हमारे स्थानिक जगह पे हर जिले में जिला स्तर पे या तालुका स्तर पे, जैसा गत वर्ष में वर्धा जिले के जिला स्तरीय किसान समिति ने जो लोगों को जड़ी बूटी बांटने का काम किया था, ऐसे जो लोकल स्तर पे अगर कुछ कार्यक्रम होते हैं तो ये प्रस्तुति के बाद में अगर हम उसमें शरीक हो सकते हैं और या प्रैक्टिकली लोगों तक जड़ी बूटी पहुंचाने में यदि हम मददगार हो सकते हैं, उसकी व्यवस्था करने में आज ही अगर कुछ सहभाग देते हैं तो उसमें भी होना चाहिए। बस ये दो ही मेरे प्रस्ताव है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने समय का ध्यान करते हुए अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी कुछ कहना चाहते थे, आप अनम्यूट हुए थे, थोड़ा सा आप अपनी बात रख सकते हैं। गुरुदेव, जो गाय का विषय था मैं उसी पे दो चीजें जोड़ना चाहता था क्योंकि हम यहाँ से जो हमारे फार्म के लिए ट्रेवल करते तो ये डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर में कम से कम 2000 गौमाता रोड के ऊपर है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं, बगैर लागत का एक छोटा सा काम है कि उसमें से आपको जो पसंद हो वो 2 या 3 गाय आपको जो हमारा आज लोगों ने छोड़ दिए हैं, 2-3 गौ माता को आपने साथ में 4 ले लें जितना आपसे सक्षम हो, और केवल आप 4-5 किसान मिलके एक बुल की व्यवस्था कर लें, एक नंदी की। अगर एक आपने अच्छा नंदी लिया है तो वो इसमें ये होगा कि आपको तीसरे वर्ष जो गाय मिलने वाली है उनसे थर्ड जनरेशन में प्योरिटी आ जाएगी उसमें, और थर्ड जनरेशन में जब वो प्योरिटी आएगी तो वो गाय आपकी एक ही गाय, उसके एक ही बछड़े जो बछिया होगी वो 1 लाख की होगी, क्योंकि मैं अभी उसी पे काम कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ एक छोटी सी गाय है, वो देखने में साइज उसका बहुत कम है लेकिन उसको हमने क्रॉस ब्रीड कराया था। तो अभी उसका जो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका दूध कोई देख के विश्वास नहीं कर सकता। जो बड़ी गाय है 5.5 लीटर देती है वो एक टाइम में, और वो और हाइट में बहुत छोटी है और एक थोड़ा सा फीडिंग लेती है। तो इसमें नस्ल सुधार पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें सभी किसान मिलके, अगर एक गांव में आप 5-6 किसान हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई सब लोग मिलके 8-10 किसान मिलके एक अच्छे बुल की व्यवस्था कर ले, एक अच्छा नंदी ले आए। बस इतनी सी बात रखना चाहता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस विषय को एक दिन पूरा विषय रखेंगे, नस्ल सुधार कार्यक्रम पे रखेंगे और इसको पूरा सदन में चर्चा होगी। बहुत अच्छा आपने प्रस्ताव दिया।
नहीं, प्रीड अपन एक दिन रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे तो हमें सभी किसानों को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, आप एक दिन उस पर रखेंगे। और आदरणीय अभी रमेश चंद मेहरा जी को भी नहीं सुना है, वो नागपुर से जो है गौशाला का प्रशिक्षण ले आए हैं, अभी उनको भी सुनना शेष है। तो अभी जी। आगे कल अपन जड़ी बूटी दिवस पे लाइव कार्यक्रम सुने, ऐसा हमारे आदरणीय पवन जी का प्रस्ताव था। डॉक्टर द्विवेदी ने उसका समर्थन किया है। सदन की ओर से भी अगर कोई उस पर अपना समर्थन बात रखना चाहता है तो जी। हम भी चाहते हैं कि लाइव जो होगा उसको सुना जाए, क्योंकि उससे हमारा बहुत ज्ञान बढ़ता है और नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो उसको लाइव को जरूर महत्व दिया जाए। जी ओम। धन्यवाद। और सदन में शायद सबकी सहमति होगी। जी ओम। जी आदरणीय वर्मा जी। लाइव ही का कल प्रदर्शन किया जाए, बहुत अति उपयोगी है, वो रहेगा वो। धन्यवाद जी। तो सदन का सबका सुझाव है कल अधिक से अधिक लोग जोड़ें और जुड़ें इस योगाहार कार्यक्रम में। चूंकि लाइव प्रसारण होगा, हम सब देखेंगे घर बैठे जो है पतंजलि योगपीठ के पूरे आयोजन जब हम देखेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी। और फिर हम अब कल और मेरा एक और निवेदन है, दैनिक योगाहार कार्यक्रम के हर सदस्य को कल जड़ी बूटी दिवस मनाना है। एक एक फोटो अपनी निकलवा के हल्का सा वीडियो बना करके, और हमें इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम जो सोशल मीडिया का ग्रुप है, दैनिक आहार का ग्रुप है, उस पर डालना है अपनी जगह का नाम, अपनी औषधि या फलदार पौधे का नाम, कितने संख्या और व्यक्ति का नाम और जगह और जिला और प्रदेश का नाम भी उस पर लिख करके हमें देना है, ताकि हम जो है आगे अपना जो प्रेजेंटेशन हमारे जो दैनिक योगाहार कार्यक्रम में जड़ी बूटी दिवस मनाया, कितने पौधे औषधि लगाए, कितने फलदार लगाए, किसानों को वितरण किया, जो भी कल अपन कार्यक्रम करेंगे। और कल से लेकर के आगे भी हम 2-3 दिन तक मैं तो चाहता हूं कि पिछले साल हमने 15 अगस्त तक कार्यक्रम किया था, अभी गुरु पूर्णिमा से शुरू हो गया है। ये जो हम सभी परिवार के सदस्य ये जरूर करें, अपने खेत में लगाएं, अन्य किसानों के साथ लगाएं, किसानों को दें। सरकारी बगीचे से, बागवानी से लेकर के पेड़ पौधे और हम किसानों को वितरण करें, वो भी फोटो वीडियोस वगैरह सभी अपना अपना कलेक्ट करके इस कार्यक्रम को इस ग्रुप में डालने का कष्ट करें। क्योंकि परम सिद्ध आचार्य जी का जन्म दिवस है, बड़े ही गर्व की बात है कि इस युग के धनवंतरी का जन्मदिन मनाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आपकी फोटो पतंजलि योगपीठ पहुंच रही है, परम सिद्ध आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी के नॉलेज में, उनके वो देखते हैं और देखेंगे भी, और अच्छी फोटो और अच्छे कार्यक्रम को वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और इसमें एक हमारा जो जनसंपर्क विभाग है, जन संदेश है, जो हमारी पत्रिका भारत स्वाभिमान निकलता है, उस पर भी वो फोटो और उसका समाचार का प्रकाशन होगा। हर राज्य की तस्वीर आएगी और अच्छे सभी जिलों की तस्वीर भी आएगी। इसलिए सब लोग दैनिक जो हमारा जो कार्यक्रम है जड़ी बूटी दिवस जरूर मनाएं, ऐसा हमारा निवेदन है। आज में और किसी को अगर कोई इस संबंध में कोई सुझाव देना है तो सदन से सादर आमंत्रित हैं, आप अपना सुझाव रख सकते हैं। किसी का भी कोई सुझाव हो, दैनिक व्यवहार परिवार में के सदस्य कोई भी अपनी बात रख सकते हैं। और अगर कोई सुझाव नहीं है तो अब मैं जी हाँ रघुवंशी जी। जो अभी सदन में शरद वर्मा जी ने कहा है, और जैसे कि आपका मत है, तो कल बहुत ही विलक्षण दिन है, और इसका हम अगर लाइव वहां से उसकी व्यवस्था कर लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। सभी का ध्यान उस पर रहेगा, और पूरे उसमें से अगर कोई भी एक काम की चीज़ अगर किसी को भी प्राप्त होती है तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। जी कल इसी दैनिक व्यवहार कार्यक्रम इसी लिंक पर लाइव प्रसारण होगा। सभी को आप ये लिंक अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचा दें, अपने ग्रुप में पहुंचा दें रघुवंशी जी, और अपने किसानों को सबको पहुंचा दें। जो आपकी जो महिलाएं जिन्होंने वो बर्मी कपोस्ट आपने बनवा प्रशिक्षण दिया है, नाबार्ड की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है, आजीविका मिशन जिनको, उनको सबको ये लिंक भेज दें कि देखिए पतंजलि योगपीठ का कार्यक्रम आप लोग लाइव देखिए जी। तो सबको ये लिंक भिजवा दें जी। तो चलिए अब मैं आज का कार्यक्रम, तो रामकृष्ण रघुवंशी जी आप ही इस कार्यक्रम में सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें आज की इस दैनिक व्यवहार में उपस्थित हमारे सभी महानुभावों का। जी गुरुदेव। जैसे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभावों का, और सदन में जो लोग सुन रहे हैं, उन जो छोड़ के चले गए हैं मीटिंग को, उनका,
और परम पूज्य हमारे गुरुदेव मुनीलाल यादव जी का, और आदरणीय भगवान दास जी कुशवाहा का, भारती ठाकुर जी का, भुवनेश्वर राय जी का, बने सिंह जी का, डीडी शर्मा साहब का, दिनेश जी का, डॉक्टर किशोर जी का, और त्रिलोकी चंद जी का, ज्योति गुप्ता बहन ज्योति गुप्ता जी का, कनका मंजारी जी का, कुलदीप पुनियाल जी का, नीलकंठ सावले जी का, और आदरणीय पवन सर का, प्रदीप जी का, प्रदीप राज वर्मा जी का, पुण्यकाम समर्थ जी, रघुवीर रावत जी, रंजना किनकार जी, रवि आदित्य जी, रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, ठाकुर दास जी, उमा शंकर जी, और अगर कोई इस बीच में लिस्ट में छूट गया हो उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम में जुड़ के आप लोग जो अपनी राय देते हैं और जो अपने विचार रखते हैं और जो बहुमूल्य समय यहाँ पे दे रहे हैं, उसमें निश्चित ही सभी किसानों का लाभ भी होगा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ भी एक परिवार को जा रहा है। कुछ बच्चे प्रेरित होकर जो योग कर रहे हैं, ये श्रृंखला इसी प्रकार चलती रहे और आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय हमारी राजश्री बहन जी छूट गई हैं। राजश्री बहन जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय हमारे और निधि और निधि ये इसलिए छूटा कि वो 082 लिखा था, कुछ डिजिटल उनका नाम लिखा हुआ है। जी जी। और हमारे निधि अमर यादव जी जो लगातार 5:30 बजे जो क्लास चालू कर देते हैं उनका, और ARC परिवार का सबका साधुवाद और आपका धन्यवाद आदरणीय रघुवंशी जी। आप इस हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इस दिन आपने जो कर दिखाया है, जैविक खेती, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और विभिन्न विकल्प आपने जो दिखाए हैं, आप प्रसाद कर रहे हैं, धरती माता को सजो रहे हैं, आप कई लाखों पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जड़ी बूटी पर भी आपका कोई लक्ष्य होगा कि हम कितने पेड़ पौधे किसानों को लगवाएंगे, वो भी आप कल के बाद बताएंगे कि जो भी आप करेंगे उसका फोटोस वगैरह जरूर निकलवा लें। अगर हो सके तो दैनिक व्यवहार कार्यक्रम का अपन बैनर भी तय करते हैं, तो वो भी लगा के अपन जो है कार्यक्रम आगे करेंगे। अभी चर्चा करेंगे मैं आदरणीय पवन सर से। और धन्यवाद आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आपने हमें प्रदीप जी को आमंत्रित किया और उनका अनुभव आज इस सदन में हम सब ने सुना, जाना, बहुत अच्छा लगा। हमारी बहन डॉक्टर बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, दोनों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। आपको नमन। हाँ, कुछ रघुवंशी जी कहना चाहती हैं, क्या बताइए? गुरुदेव, मेरा इतना निवेदन था, जैसे आपने जड़ी बूटियों का और इसका सबका कहा, तो एक दिन मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि हर एक किसान के अपने क्षेत्र की एक विशेषता होती है और हर एक क्षेत्र में एक दुर्लभ जड़ी बूटी पाई जाती है। तो मैं अभी उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग, आदरणीय शरद वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। तो हम जो दुर्लभ जड़ी बूटियों का कलेक्शन कर रहे हैं, दुर्लभ पौधों का कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का जो भी सहयोग हमें प्राप्त होगा वो आपसे अपेक्षित है। धन्यवाद। बिल्कुल आपका सुझाव और हर व्यक्ति ठीक सुझाव, मैं ये नहीं कहता हूँ जैसे आदरणीय प्रदीप जी या रघुवंशी जी या शरद जी या रमेश चंद मेहरा जी या कोई बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि सेब खाने से डायबिटीज ठीक होता है। एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो और आपने आम खाने से डायबिटीज ठीक किया है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मार्गदर्शन दिया है, परंतु हमने आम खा करके ये डायबिटीज ठीक की है, तो ये भी आप आजमा सकते हैं। ऐसा एक सुझाव हो सकता है, या ना कि हम ये कहें कि नहीं आपकी बात गलत है, आम खाने से डायबिटीज ठीक होती है, सेब खाने से नहीं होती है, या अनार खाने से नहीं होती। इस प्रकार की बात ना रख करके इस प्रकार की बात रखना चाहिए। सबको सादर प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी, और इसी प्रकार जुड़ते रहिएगा। हमारे ठाकुरदास जी चीफ गेस्ट के रूप में आए और फिर अब वो अन्य चीफ गेस्टों को जोड़ने लगे। आप भी आए, आप भी अन्य अपने जो परिचित हैं, किसान हैं, इस प्रकार के। ये व्यवहार कार्यक्रम लगभग आज 459वां दिन है, 459 दिन से चल रहा है। तो इसी प्रकार से चलता रहे। 1-1.5 घंटे लगातार किसानों से चर्चा होना, जैविक खेती की चर्चा होना छोटी बात नहीं है। 1-1.25 घंटा योग करना और कराना, ये भी छोटी बात नहीं है। और नए, जैसे आज हम अगर नए ये चीफ गेस्ट नहीं बुलाते तो प्रदीप जी का हमें कैसे अनुभव मिल सकता था। तो इसी प्रकार से आप लोग जुड़िए और करते रहिए। धन्यवाद। ओम।
वो हटेगा नहीं 1 घंटे तक। जी धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीय सदस्यों का, और आदरणीय प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम आगे भी जुड़ेंगे और आपके जो किसान जो श्रृंखला है, बहुत सारे जो किसान बंधु है उनसे भी हम जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप जी सभी प्रणाम। का। ओम, सभी को सादर प्रणाम। सबका दिन मंगलमय हो। ओम, सभी को प्रणाम। ओम। जय जगन्नाथ, सभी को मेरा प्रणाम। मैं ओडिशा से कनक मंजरी महंत। ओम, सभी को प्रणाम। जय जगन्नाथ, नमस्कार, मेरा भी सभी को प्रणाम। इतना बढ़ने वाला मार्केट ऑर्गेनिक का ये है, आने वाले साल में जो फोरकास्ट है वो इस लेवल पे चला जाएगा। US $553.87 मिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी जैविक की। ये रिसर्च स्टडी है 2026 तक। 2016 में यहाँ से स्टार्ट हुआ था, भी नाउ ये है, और बड़ी रिपोर्ट है। इसमें कोविड ने बहुत सभी को प्रणाम। आप सबके अनुभव दिन प्रतिदिन सुनने मिल रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश से शुरू हुआ एक छोटा सा योगाहार कार्यक्रम आज पूरे भारत में फैला हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में इस योगाहार के छोटे से कार्यक्रम को फैलाया जाएगा भविष्य में, और हम इसी प्रकार नई नई चीजों से जुड़ते चले जाएंगे और अपने को नॉलेजफुल बनाते चले जाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को। और प्रदीप जी द्वारा जो जानकारी दी गई केले की बहुत ही अच्छी थी, और पूरा वक्तव्य फ्रूटफुलनेस था। ये बुक लाना है। आप तो फ्रूट उगाते हैं और हम उससे फ्रूटफुलनेस मतलब हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जी ओम। ओम बहन जी, बहुत अच्छा। दिनेश सेमवाल जी का बहुत बहुत मैं सम्मान करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो सब कड़ी ऐसी जोड़कर पूरे भारत में ही बना ये कर दिया। और भारत में ही नहीं तो कनाडा से भी योग टीचर आए थे, USA से ही आए थे, नेपाल से भी आए थे। तो हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, ये जो इसकी कल्पना हुई कि ये योगाहार ऐसा चलता रहे, तो इससे आज 458वां दिवस है। तो बहुत ऐसी लंबी चलती रहे तो सभी का इसमें भारत के बाहर में, यानी आपने कहा है कि विश्व में ये पूरी झलक उसकी ये हो जाएगी। तो मैं ठाकुर दास जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने भी सब कड़ी ऐसी बना के रखी है। तो दिनेश सेमवाल जी जैसे लोग हैं इसमें, शरद वर्मा जी है, हमारे रूप सिंह जी है, बहुत रंजना बहन है, एक राम पद्मावर जी भी है, लेकिन थोड़े बिजी है इसमें, तो थोड़े अभी उसके काम चल रहे उनके, तो उन्होंने भी बहुत दिन ये चलाया है। तो हमारे मुन्नीलाल भाई जी का तो एक दिन भी छुट्टी नहीं है। तो बहुत उनका इस मदद से ये चल रहा। ऐसी सबके आप जैसे ज्योति बहन जी भी जुड़ी है, राजेश्री कुशवाहा जी है, बहुत ऐसे सब लोग उसमें जुड़ते हैं ना, तो बहुत ऐसे कड़ी ये चलती रहेगी। और आगे चलाना है तो लोगों को जोड़वाना है हर दिन इसमें। आपके पास कोई योग टीचर हो या मुख्य अतिथि हो, जैसे जैविक खेती करते हैं, तो इसमें नाम और मोबाइल नंबर डालने का कष्ट करें, ये मेरा निवेदन है सभी को। ओम प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से नीलकंठ साबड़े, शेगाव, गजानन महाराज शेगाव, जिला बुलढाना, महाराष्ट्र से। ओम। ठाकुर साहब जी, हाँ आदरणीय ठाकुर साहब, हाँ आपके भांजे हमारे इंडियन ओवरसीज बैंक में मैनेजर है या हिमाचल प्रदेश से। मैंने उनको बताया था कि ये ठाकुर दास जी आए थे हमारे कार्यक्रम में, तो उन्होंने बोला मेरे नाना है। हाँ
तो ऐसा भी इसमें परिचय निकलता है और आपका फोटो भी मैंने उनके पास दिखाया आपका स्क्रीनशॉट लेके, तो बहुत अच्छा लगा उनको भी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश हम तो नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ से जो ये नया टेक्निक आ गया, कोरोना ने वरदान दिया, मैं समझता हूँ ये जूम मीटिंग हो या गूगल मीट हो, तो इससे पूरे भारत का और भारत के बाहर का भी ये जो लोगों का एक ज्ञान की गंगा सब विश्व में बह रही है, ये सबके घर घर में जा रही है, ये वरदानी समझता मैं और इस टेक्नोलॉजी का बहुत सम्मान करता हूँ। आज और भी जुड़ना है 9 बजे से, जो मैंने लिंक डालता हूँ इसमें ग्रुप में योगाहार, तो आज और कल बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन से भी हम लगातार 9 बजे से 9 बजे तक पूरा कार्यक्रम चल रहा है हरिद्वार में, उसका जूम मीटिंग से अपन आनंद ले सकते हैं और बड़े बड़े विद्वान लोग, साइंटिस्ट लोग जुड़े हैं, इसका भी अपन ज्ञान अर्पित कर सकते हैं। सभी को ओम धन्यवाद, प्रणाम। सबका दिन मंगल हो, शुभ हो।